नमस्कार साथियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के तहत मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के तहत दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत के पूर्व के क्लासों में किए गए अध्ययन के दौरान हमने दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का संक्षिप्त इतिहास और फिर प्रथम राजवंश गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम इस दिल्ली सल्तनत के बारे में आगे के इतिहास के क्रम का अध्ययन करेंगे। दर्शाए गए मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत सल्तनतकालीन भारत का जो साम्राज्य था वो इस मानचित्र में गहरे रंग में दर्शाया गया है। गहरे रंग में दर्शाया गया साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का भाग था। इस दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश के तहत गुलाम वंश का शासन था। अब गुलाम वंश के शासकों को मोटे रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया: कुतुबी राजवंश, शमसी राजवंश और बलबनी राजवंश। कुतुबी राजवंश का शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। इस कालावधि में 2 ही सुल्तान शासक रहे थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल 1206 से 1210 और उसके बाद में उसका पुत्र आराम शाह शासक बना था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसका पुत्र आराम शाह शासक बना था। आराम शाह जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए अचानक मृत्यु हुई, मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र शासन की गद्दी पर पदासीन हुआ। तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर का सुल्तान बनाया था, क्योंकि उस समय सल्तनतकालीन भारत की राजधानी लाहौर ही थी। आराम शाह एक अक्षम्य और अयोग्य शासक था, जिसके कारण कई सरदारों ने इनका विरोध किया और तत्कालीन बदायूं, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, तत्कालीन बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। दिल्ली आकर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर उसका वध कर दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन बैठा था। अब इल्तुतमिश से ही शमसी राजवंश का शासन प्रारंभ हो जाता है। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 लगभग 26 वर्ष तक इल्तुतमिश ने भारत के अंदर शासन किया था। उसके उपरांत कुछ दिनों के लिए उनका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, उसके बाद में मोइनुद्दीन बैराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, ये क्रमशः दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के तहत शमसी राजवंश के शासक हुए थे। आज हम इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इल्तुतमिश वास्तव में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। यह इल्तुतमिश एक गुलाम था, एक दास था, जो बाद में कुतुबुद्दीन का दामाद बन गया था और अयोग्य पुत्र आराम शाह के पद से हटा करके इस तरह इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और विभिन्न युद्धों के द्वारा दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया
और इसी विस्तार के कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आज हम इल्तुतमिश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए इनके बारे में विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इल्तुतमिश की कालावधि 1206 से 1210 से 1236 है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। 1297 ईस्वी में 1197 ईस्वी में ऐबक ने इसे अनहिलवाड़ के युद्ध में खरीदा था। अनहिलवाड़ उस समय अहमदाबाद का प्राचीन नाम था, अर्थात इल्तुतमिश को ऐबक ने 1197 में अनहिलवाड़ या अहमदाबाद से खरीदा था। ऐबक की मृत्यु के उपरांत लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को शासक बनाया और आराम शाह के संबंध में कहा जाता था कि वह ऐबक का पुत्र था। हालांकि मिनाज उस सिराज, एक पुस्तक है मिनाज उस सिराज के अनुसार ऐबक पुत्रहीन था। इल्तुतमिश ने अयोग्य आराम शाह को पराजित कर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। अधिकांश इतिहासकार इल्तुतमिश का राजकाल 1210 से 1236 मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे 1211 से 1236 ही मानते हैं। यह इल्तुतमिश एक शमसरी वंश या इल्बिल तुर्क वंश से संबंधित था। इसे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बदायूं का गवर्नर था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। उससे पहले ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला इल्तुतमिश पहला शासक था। इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में सुल्तान आजम की पदवी प्रदान की गई थी। 1229 में सुल्तान आजम की पदवी प्रदान की गई थी। इल्तुतमिश खुद एक गुलाम था प्रारंभ में और बाद में अपनी योग्यता के आधार पर शासक बना था। वह अपने पुत्रों और संबंधियों के बजाय गुलामों पर अधिक विश्वास करता था और इसीलिए इल्तुतमिश ने 40 योग्य गुलामों का एक दल बनाया था। इस दल को उन्होंने 40 तुर्क अमीरों गुलामों का संगठन या 40 दल या तुर्कान ए चहलगामी नाम दिया था। तुर्कान ए चहलगामी या चहलगाने। वास्तव में मैं जानता था कि गुलामों का कोई परिवार नहीं होता है, इसलिए गुलाम भ्रष्टाचार और भेदभाव और परिवारवाद से उभरे हुए होते हैं या उनसे ऊपर होते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पर स्थित गुलामों में से 40 योग्य गुलामों का एक दल बनाया था, जिसे दल ए 40 तुर्कान ए चहलगामी कहते हैं। इस दल का अंत बलबन ने किया था। बलबन ने इसलिए इस दल का अंत किया था कि मैं खुद सोचता था मैं खुद गुलाम हूँ और बाद में जाकर के मैं खुद शासक बना। ऐसा नहीं, मेरे वंशजों के बजाय गुलामी कालांतर शासक बने। इसलिए उन्होंने तुर्कान चहलगामी को सदा के लिए नष्ट कर दिया था। मुख्यतः पूछा जाता है 40 दल क्या है, 40 दल की स्थापना किसने की, 40 दल की स्थापना क्यों की। तो तुर्कान चहलगामी या 40 दल की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपने समय में ही अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को बनाया, लेकिन अमीरों ने पुरुषवादी सोच के तहत इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपना सुल्तान बनाया था, लेकिन कालांतर में
उनकी अयोग्यता के कारण दिल्ली की जनता ने जन विद्रोह किया और बाद में दिल्ली का सुल्तान रजिया बेगम बनी थी। इल्तुतमिश के समय भारत में सल्तनत का साम्राज्य स्थायी साम्राज्य नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश ने सबसे पहले तो लाहौर के बजाय दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि लाहौर से बंगाल काफ़ी दूर पड़ता था और बंगाल तक भारत का विस्तार था। फिर बंगाल के बाद में बंगाल की खाड़ी या समुद्र का प्रारंभ हो जाता, इसलिए वे बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वहाँ पर मंगोलों के आक्रमण के कारण वह अद्वितीय साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें बंगाल की खाड़ी की तरफ अपने ध्यान देते हुए अपने सल्तनत की राजधानी लाहौर के बजाय दिल्ली को बनाया। तो सबसे पहले उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के तहत बंगाल की समस्या और उनके समाधान के प्रयास किए थे। बंगाल के गवर्नर अली मर्दान खान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उस समय बंगाल का गवर्नर था, वो था अली मर्दान खान। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसका उत्तराधिकारी इवाज़ खान गयासुद्दीन के नाम से शासक बन गए। पहले अली मर्दान तो खुद गवर्नर था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में उसका पुत्र अपने आप को शासक मानने लगे। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने विद्रोह को दबाया था। इल्तुतमिश का सबसे प्रिय और योग्य पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल में गयासुद्दीन के विद्रोह को दबाया, किंतु 1229 ईस्वी में महमूद की मृत्यु के बाद बंगाल में खिलजी का विद्रोह था। बंगाल में खिलजी का विद्रोह था। ये उनका सबसे योग्य पुत्र था और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद में इल्तुतमिश खुद अपने आप में उनकी यादगार के अंदर इल्तुतमिश में भारत में पहली दरगाह बनाई थी उनकी यादगार के अंदर। अंततः 1230-31 में बंगाल को अंतिम रूप से जीत करके सल्तनत का एक हिस्सा बना। 1230-31 में सल्तनत का अंतिम रूप से हिस्सा बना। दिल्ली में जहाँ सल्तनत का स्थापना के बाद में पूर्व की ओर बंगाल एक प्रांत था, वहीं दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम के अंदर राजपूत राज्यों का विस्तार था। इन राजपूत राज्यों पर भी इल्तुतमिश ने आक्रमण करके इनकी विजय प्राप्त की थी। राजस्थान में सबसे पहले इन्होंने रणथंभौर पर 1226 ईस्वी में आक्रमण किया था। रणथंभौर वर्तमान में सवाई माधोपुर में स्थित है, यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया था। इसके बाद में 1927 में इन्होंने नागौर पर अधिकार किया था। उसके बाद में इन्होंने जालौर पर आक्रमण किया था और फिर राजपूताना के राजपूत राज्यों के बाद में उन्होंने 1231 और 32 में ग्वालियर, जहाँ का शासक मंगलदेव था, वहाँ पर आक्रमण किया था। 1234 में मालवा को जीता और भिलसा को लूटा था। मालवा को जीतकर भिलसा राज्य था उसको उन्होंने लूटा था। माना जाता है कि उसने उज्जैन में विक्रमादित्य की मूर्ति को उठाकर दिल्ली ले आया था। विक्रमादित्य एक हिंदू शासक था, उनकी उज्जैन के अंदर एक आदमकद मूर्ति थी जिसे वह उठा करके दिल्ली ले आया। 1235 में बामनियान का अभियान उसका अंतिम अभियान था। 1235 में बामनियान वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध मूर्ति थी जिसे तालिबान के आतंकवादियों ने 2000 के आसपास नष्ट कर दिया था। तो उसका अंतिम अभियान था, वो था बामनियान अंतिम अभियान था। युद्ध के क्रम में ही इल्तुतमिश ने 1206 से 1215 से 16 में तराइन का तृतीय युद्ध किया था। यह तराइन का तृतीय युद्ध यालदौज के विरुद्ध हुआ था और इस युद्ध के अंदर यालदौज को बंदी बना लिया गया था और इल्तुतमिश की विजय हुई थी। उसने कुबाचा के विरुद्ध भी अभियान किया था, किंतु कुबाचा की शक्ति वह तोड़ न सका और कुबाचा खुद मध्य पश्चिम की ओर भाग गया था, उत्तर पश्चिम की ओर, मध्य एशिया की ओर भाग गया था। इस प्रकार उन्होंने मध्य एशिया के आक्रमण से
निस्तारण के लिए याल्दोज का अंत कर दिया था और कुबाचा को मध्य एशिया की तरफ भगा दिया गया था। उसके बाद में मध्य एशिया में क्रूर, आतताई, अत्याचारी, योग्य, पराक्रमी शासक चंगेज खां का भारत पर आने के लिए कुछ संभावना बनी थी। चंगेज खां बहुत ही आतताई शासक था, बहुत ही आतताई शासक था। चंगेज खां खुद कहा करता था कि मैं भगवान का अभिशाप हूँ। चंगेज खां खुद कहा करता था मैं भगवान का अभिशाप हूँ। जो धरती पर पापी आए हुए उन पापियों को नष्ट करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा था। इतना अत्याचारी शासक चंगेज खां था। चंगेज खां के मध्य एशिया में जलालुद्दीन मकबरनी से अनबन हो गई थी और यही जलालुद्दीन मकबरनी चंगेज खां से बचने के लिए भारत के अंदर तत्कालीन सुल्तान इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी चतुराई से जलालुद्दीन मकबरनी को भारत में शरण देने से इनकार किया और इसका कारण बताया कि भारत की जलवायु बहुत गर्म जलवायु है। यहाँ बहुत अधिक शुष्क और गर्म हवाएं चलती है और आंधियाँ चलती है, इसलिए यहाँ की जलवायु आपके योग्य नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने बड़ी कूटनीति से जलालुद्दीन मकबरनी को शरण देने से इनकार किया और इस प्रकार सल्तनतकालीन भारत चंगेज खां के क्रूर आक्रमण से बच गया था। चंगेज खां के क्रूर आक्रमण से बच गया था। इसी कारण कालांतर में इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और धीरे धीरे भारत के अंदर सल्तनत का साम्राज्य विकसित, पल्लवित और पुष्पित हो गया था। आज की क्लास में इल्तुतमिश के बारे में इतनी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे की क्लासों का इल्तुतमिश के साम्राज्य विस्तार, उनके प्रशासन और उनकी न्याय व्यवस्था और उनके निर्माण संबंधी कार्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद।